नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकांत निषाद अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एचआर सर पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का आपका सेशन रहने वाला है लेक्चर नंबर 8 एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला क्वेश्चन देखिए, 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 व 13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5 का मासा क्या होगा, का एचसीएफ क्या होगा। ये आपका ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? 13 की पावर 5 11 प्लस 11 की पावर 5, 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 और 24 और एनडी। तो देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि अगर कहीं a की पावर n प्लस b की पावर n है, यानी कि पावर समान है, संख्याएं चाहे कुछ भी हैं, तो यहाँ क्या रहता है, और n जो है वो विषम है। कैसी है? विषम, मतलब 1 3 5 7 है, तो इसका a गुणनखंड a प्लस b होता है। तो इसका a गुणनखंड क्या रहता है? a प्लस b। मतलब कहने का ये है कि अगर कहीं लिखा है कि 25 की पावर, मान लेते 25 कुछ भी ले लो, 20 की पावर 9 प्लस 17 की पावर 9, अगर पावर समान है और विषम है तो फिर इसमें किसका भाग चला जाएगा? 20 प्लस 17 का भाग चला जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें 37 का भाग चला जाएगा। ये सिस्टम रहता है। मैं एक बात और समझा देता हूं। जैसे कहीं लिखा है मेरा 19 की पावर 13 प्लस 17 की पावर 13, यहां कुछ भी हो, भले ही 12 हो, सम हो विषम हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर पावर विषम है और दोनों जगह समान है तो आपका एक फैक्टर रहेगा 19 प्लस 12, यानी कि ये रहेगा आपका 31, यानी कि इस संख्या में भाग चला जाएगा दोस्तों किसका? 31 का। सेम अप्रोच के साथ देखिए, यहां कितना है? यहां पावर 7 है, यहां भी पावर 7 है, यानी विषम है, तो इसमें भाग चला जाएगा 13 प्लस 11 का, यानी कि 24 का। इस संख्या का एक गुणनखंड 24 होगा, यानी कि 24 का भाग चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ 13 प्लस 11, क्योंकि पावर 5 है, यहाँ भी पावर 5 है, विषम पावर पर यहाँ जोड़ने पर भाग चला जाता है, तो ये भी कितना है? 24। तो इस संख्या में भाग कितने का चला जाएगा? 24 का भाग चला जाएगा। दोनों का कॉमन गुणनखंड कितना है? 24। तब हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो रहेगा वो एचसीएफ क्या रहेगा? 24। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर मेरे क्वेश्चन, मेरे कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आते हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और स्टूडेंट्स भी देख पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार का दूध भैंस, गाय व बकरी का क्रम से 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर है। कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करो कि बिना मिश्रित किए हुए पूरी भरी जा सके। मतलब कहने का यह है कि वो इतनी बोतल बता दीजिए, मतलब कम से कम बोतल बता दीजिए कि इस दूध को भी भरा जा सके, इसको भी भरा जा सके और इसको भी भरा जा सके, और अलग अलग भरा जा सके, न तो मिश्रित हो। क्या कहा है? ये कहा है कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करो कि बिना मिश्रित किए हुए पूरी भरी जा सके। बोतल पूरी भी भर जाए और बिना मिश्रित, मतलब एक का दूध दूसरे दूध में नहीं मिलाना पड़े। चलिए, सबसे पहली बात है कि दूध है मेरे पास 2527, 1653 और 2261 लीटर। अब देखिए, बोतल की माप इस प्रकार की होनी चाहिए कि ये दूध पूरा भरा जा सके, मतलब बोतल की माप का इसमें पूरा भाग चला जाए। जैसे मेरा मान लेते 20 लीटर, 25 लीटर और 30 लीटर दूध होता, तो मैं कह सकता था कि 5-5 लीटर की बोतल ले लो, तो 5 लीटर से ये 4 बोतलें भर जाएंगी, 5 लीटर से ये 5 बोतलें भर जाएंगी और 5 लीटर से ये 6 बोतलें भर जाएंगी। मतलब मुझे एक ऐसे लीटर की, ऐसी धारिता की बोतल चाहिए जिसका भाग इसमें भी जा सके, इसमें भी जा सके और इसमें भी जा सके। तो चलिए, इसका मतलब ये 5 क्या है? इसका मासा है। तो सबसे पहले इसका मासा निकालिए। मासा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अंतर निकाल लीजिए, इसका और इसका अंतर निकालो। तो देखो 2527 और 2261 कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ 5,
यहाँ कितना 12, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ कितना है 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 265। कितना? 265 अंतर आ गया। या तो 265 का इसमें भाग चला जाएगा। अब देखो 265 का तो इसलिए भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे आ रहा है 5, और 5 का भाग जब ही जाता है जब यहाँ कितना होना चाहिए, इन संख्याओं के अंत में भी क्या होना चाहिए, 5। तो 265 का तो जाएगा नहीं। तो इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करोगे देखो 5 से ही दे लीजिए, तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और बची एक 5 दिया 15, यानी कि 53 गुणा 5। कितना? 53 गुणा 5। ये बात सारे स्टूडेंट्स के समझ में अच्छे से आ गई होगी कि हमारा क्या आ गया, ये आ गया 53 गुणा 5। अब 53 गुणा 5 जो है पांच पंजे 25। एक बार अंतर और देख लेते, चेक कर लेते हैं। सही लिखा है, 22 से 61 है, सही है। 25 से 27 सही है। 7 में से 5 गई तो यहाँ 6 बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 6, और 12 में से 6 गई तो 6, और यहाँ 2 सही है। 266 आएगा यहाँ 266 आएगा। तो 266 के फैक्टर कर लीजिए। 266 के जब फैक्टर करोगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 133 में कितने का भाग जाएगा? 7 का भाग चला जाएगा आई थिंक। 7 एकम 7 बचेंगी 6, और 7 नम्मा 63, यानी 19। तो हमारे गुणनखंड क्या आ गए? 19 गुणा 14। क्या आ गया? 19 गुणा 14। अब देखिए अगर 14 का इसमें भाग देते हो तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे क्या है, सम है, और सम वाले का सम वाले में भाग जाएगा। अब मेरा क्या बचा? 19। तो फिर हमारा 19 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका मासा आ गया कितना? 19 मासा आ गया। 19 एक ऐसी बोतल है जिसके द्वारा, मतलब वो बोतल की धारता है जिससे ये भी दूध भर जाएगा, ये भी दूध भर जाएगा, और ये भी दूध भर जाएगा। मतलब 19 लीटर की अगर बोतल लेंगे तो ये वाला दूध भी, ये वाला दूध भी, और ये वाला दूध भी। अब पूछा क्या है उसने? पूछा है बोतलें, कि बोतलें कितनी भरी जा सकती है। तो देखिए दूध कितना है? 2527, और कितना है? 1653, और कितना है? 2261, और मुझे 19 लीटर के हिसाब से भरनी है। 19 लीटर की एक बोतल है, तो भर दीजिए। टोटल दूध कितना हो जाएगा? देखिए काट लीजिए, डायरेक्ट ही काट लीजिए, मुझे लगता है डायरेक्ट काटना ज्यादा उचित रहेगा। 19 से काटिए, 19 से काटो, 19 से कम 19 बचे 6, 19 तिया 57, और फिर 19 तिया 57। 19 से काट लीजिए, 19 अट्ठे 152, 152, और बचेगा कितना? 13 बच गया। 19 सत्ते 133, और यहां आ जाइए, 19 से इसे काट लीजिए, 19 एकम 19, बचेंगे कितने? 3, 19 एकम 19, बचे कितने? 17, और 19 निम्मा 171, यानी कि टोटल बोतल आ गई। इससे बोतल, यानी पहले वाले दूध में से बोतल भरी जाएंगी 133, दूसरे वाले दूध में से यानी गाय के दूध में से भरी जाएंगी बोतल 87, और जो बकरी का दूध है उसमें से भरी जाएंगी 119। तो टोटल कितना आ गया? 133 बोतल, 87 बोतल, और 119 बोतल, यानी 9 और 7 16, और 6 16 6 19 की 9, और हासिल 1, और 4 और 8 12, और 1 13 की 3, हासिल 1, यानी कि 393 बोतल भर जाएंगी। एक बार इसे अच्छे से दोबारा से समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, क्या कह रहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एक व्यापारी के पास 3 प्रकार का दूध है। गाय का है इतना, बकरी का, भैंस का है इतना, बकरी का इतना, और गाय का इतना है। कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करो कि बिना मिश्रित किए हुए पूरी भरी जा सके। मतलब उस बोतलों की कम से कम संख्या बताओ कि जिससे ये भी दूध भरा जा सके, ये भी और ये भी, लेकिन मिश्रित नहीं करना पड़े। एक बोतल में गाय का है तो गाय का ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरी
वो बोतल की धारिता पता होनी चाहिए, जिससे कि ये पूरे पूरे भरा जा सके दूध, ये भी भरा जा सके तो ये भी भरा जा सके। तो वो क्या होता है, मासा। मासा निकाला 19 आ गया। अब 19 के हिसाब से, 19 लीटर दूध के हिसाब से इसमें कितनी बोतलें भरी जाएंगी, 133। इसमें कितनी बोतलें भरी जाएंगी, 87। इसमें कितनी बोतलें भरी जाएंगी, 119। तो टोटल आ जाएगा 339 बोतल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 व 20 से पूर्ण विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो। मतलब कहने का यह एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 12 का भी भाग चला जाए, 15 का भी और 20 का भी भाग भी जाना चाहिए और वो पूर्ण वर्ग हो। तो भाग तो जाता है एलसीएम में, तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ कितने का, 12, 15 और 20 निकालो साहब। 12, 15 और 20। देखो दोस्तों, इसमें चला जाएगा 2 का, 2 छिक्के 12, 15 में नहीं जा रहा, इसमें 10 बार। फिर 2 से दे दीजिए, 2 3 6, 15 में नहीं जा रहा, 2 पंजे 10। 3 से दे दीजिए, 3 एकम 3, यहाँ 15, यहाँ 5। फिर 3 से दे दीजिए, 3 पंजे 15 और यहाँ भी 5। फिर 5 से दे दीजिए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ये तो मेरा आ गया एलसीएम। ये क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये मेरा एलसीएम आ गया। मैं और थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये वो संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, 15 का भी भाग जाएगा और 20 का भी भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा। ये वो संख्या, लेकिन उसने कहा है पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं 12 और 15 या 10 और 12, इनका भाग और कोई संख्या ले लेता हूं, 5 और 6 ले लेता हूं। 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग 30 में जाता है। तो दोस्तों 30 में तो जा ही रहा है। अब देखो 30 के बाद में 30 में किसी भी संख्या का गुणा कर दो उसमें भी जाएगा। 30 का गुणा 2 में कर दो इसमें भी चला जाएगा। 30 का गुणा 3 में कर दो इसमें भी चला जाएगा इनका भाग। 30 का गुणा 4 में कर दो, मतलब जो एलसीएम आई है उसमें किसी भी संख्या का तुम गुणा करते जाओ तब भी उसमें भाग जाता रहेगा। ये बात समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए कि एलसीएम जो भी आया है, जैसे एलसीएम मेरा आया 30, तो 30 में किसी भी फिर संख्या का गुणा कर लीजिए तो भाग जाता रहेगा। पूर्ण संख्या का किसी का भी गुणा कर लीजिए, 2 का कर दोगे तो 60 हो जाएगा तब भी जाएगा, 3 का कर दोगे 90 हो जाएगा तब भी जाएगा, 4 का कर दोगे तो 120 हो जाएगा तब भी भाग पूरा पूरा जाता रहेगा। सेम प्रोसेस यहाँ है कि ये तो हमारा एलसीएम है, इसमें हम किसी भी संख्या का अगर गुणा कर देते हैं तब भी मेरा पूरा पूरा भाग जाएगा। हमें ढूंढना क्या है कि पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, जोड़े। देखो एक जोड़ा बन गया 2 का और एक जोड़ा बन गया 3 का, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जब 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम 5 का गुणा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाग तो अभी भी चला जाएगा, 5 का गुणा करने से कोई भी अंतर नहीं आएगा और अब ये मेरा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो संख्या कितनी हो गई, अब संख्या हो गई 2 दूने 4 और 4 में 36 और 36 का गुणा 25 में कर लीजिए तो ये तुम्हारा हो जाएगा 900। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा दोस्तों 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो सके। मतलब 5 अंकों की आपको छोटी से छोटी वो संख्या बतानी है। वैसे तो हमारी 5 अंकों की कौन सी होती है छोटी से छोटी, तो ये होती है, लेकिन हमें वो संख्या बतानी है जिसमें 12 का भी भाग जाए, 15 का भी और 18 का भी। तो पहला तो कॉन्सेप्ट वाइज में इसको इस तरीके से कर सकता हूं बाई ट्रिक से कि 12, 15 और 18 इनसे पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 5 से भाग तो उसमें जाएगा जिसका अंतिम अंक होगा या तो 0 या 5। तो देखो इसमें 0, 5, 0, 5 तो सब में जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 into 4।
इसका मतलब क्या है 3 into 5 और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 9 गुणा 2, 9 2 18। अब देखिए 4 का भाग देके देखिए, तो 4 के लिए क्या करते हैं, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो देखो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये तो हो नहीं सकती। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा, यहां आ जाइए, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो कोई सी भी हो सकती है। अब हमने ये भी क्लियर कर लिया, 5 का भी क्लियर कर लिया, अब 3 का और 9 का क्लियर कर लीजिए। तो 3 का भाग तो बाद में देखेंगे, पहले 9 का देख लीजिए, क्योंकि अगर 9 का चला जाएगा तो 3 का तो चला ही जाएगा। तो 9 के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग। तो देखिए अंक जोड़ लीजिए इन दोनों के, 1 और 2 कितना होता है 3, 9 का भाग नहीं जाएगा, योगफल में भाग 9 का नहीं जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, 1 और 8 कितने होते हैं 9, अंकों का योग कितना हो रहा है 9, तो अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा, तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये है कि संख्या आपकी ये है। एक तो तरीका है ये। अब दूसरा तरीका हम पढ़ते हैं कि हमें कैसे इसको निकालना है। चलो देखिए 12, 15 और 18। सबसे पहले वो संख्या निकाल लीजिए जिसमें इनका सभी का भाग चला जाता है, तो निकालिए वही 2 से कितने बार 6 बार, यहाँ 15, यहाँ 9, फिर 3 से दे दीजिए, तो 3 दूने 6 और 3 पंजे 15 और 3 तरफ के 9। अब देखो किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, तो 3 पंजे 15 दूने 30, 30 दिया 90 और 90 दूने 180। तो एलसीएम रहेगा आपका 180। ये वो संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं देखना है, मुझे देखनी है 4 अंकों की, सॉरी 5 अंकों की छोटी से छोटी। तो सबसे पहले ये देखिए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी होती है मेरी, ये भाग दीजिए इसमें 180। क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है? क्यों? क्योंकि जो 5 अंकों की भी जो होगी संख्या छोटी से छोटी, वो भी इसका क्या होगी, गुणांक होगी। मैंने बताया था कि या तो 180 होगी, या 180 इंटू 2 होगी, या 180 इंटू 3 होगी। मतलब वो ऐसी संख्या होगी जो 180 का क्या होगी, गुणांक रही होगी। चलिए भाग देते 180 का, तो ये चला जाएगा तुम्हारा 5 बार और 900 आ जाएगा। कितना बचा दोस्तों, 100 बचा। फिर 18 पंजे 90 यानी कि 900, और बचा कितना 100। 100 में भाग नहीं जा रहा, मतलब कहने का ये भाग चला जाता। अगर मैं इसमें 80 और होते तो 180 हो जाता ना, अगर इसमें 80 और होते तो इसमें भाग चला जाता। अब सोच रहे हो सर 80 क्यों जोड़ रहे हो भाई? 80 इसलिए जोड़ रहे हैं कि अगर 5 अंक की संख्या है, अगर इसमें से आप एक भी कम कर देते हो तो ये संख्या रह जाएगी 4 अंक की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। तो कितने जोड़ूं? अब बचे कितने थे 100, 100 में भाग नहीं जाता है, मतलब 80 और होते तो भाग चला जाता, 80 और होते तो भाग चला जाता। तो हम संख्या कितनी लेके चले थे 10,000, 80 और होती तो भाग चला जाता, मतलब 10,080 आंसर एकदम सही है। ये है इसका करने का तरीका। चलिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। 4 घड़ियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। मतलब 4 घड़ियां हैं, पहली घड़ी 4 मिनट 4 सेकंड बाद बजती है, दूसरी घड़ी 6 सेकंड, तीसरी घड़ी 8 सेकंड और चौथी घड़ी 14 सेकंड के बाद बजती है। यदि चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ हुई, 12 बजे बजना प्रारंभ हुई एक साथ, मतलब एक साथ ये बजी 12 बजे। ये कह रहा है किस समय वे फिर एक साथ बजे। मतलब कहने का ये है कि घड़ियां जो हैं वो पहली घड़ी बजती है 4 सेकंड बाद, फिर दूसरी घड़ी जो बजती है वो 6 सेकंड बाद, फिर 8 सेकंड बाद। इस तरीके से घड़ियों का अपना अंतराल है। अगर ये घड़ियां 12 बजे एक साथ बजी हों तो ये पूछ रहा है कि फिर जो है ये बता दीजिए कि अगली बार ये कब एक साथ बचेंगे। तो देखिए मतलब कहने का ये है कि एक साइकिल के अनुसार काम होगा। साइकिल मतलब ये है कि पहली घड़ी 4 सेकंड में बज गई, दोबारा से आएगी तो ये इसे कितना समय लग जाएगा 8 सेकंड,
मतलब 4 सेकंड बाद। अब तीसरा, तब तक टोटल समय होगा 12। ऐसे ही चौथा तो कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही दूसरी घड़ी 6 सेकंड में बज गई, तो दोबारा से कितने सेकंड बाद 12। यानी कहने का मतलब ये है कि अगली बार जब उसका नंबर आएगा तब तक उसे कितना समय हो चुका होगा 12 सेकंड। तीसरी बार जब नंबर आएगा तब कितना समय हो चुका होगा 18 सेकंड। ये है। अब ये बज रही है इस प्रकार। अब जब कभी 12 बजे स्टार्ट हुई होगी तो इसे 12:04 पे बजी होगी, ये 12:08 पे बजी होगी, ये 12:12 पे बजी होगी, फिर 12:16 पे बजी होगी। ऐसे ही ये 12:06, 12:12 और 12:18। इसी प्रकार तीनों चारों घड़ियों का ये सिस्टम है। मतलब कहने का ये देखो, ये दोनों घड़ियां कितने पे मिल गई 12:12 पर। 12:12 पे दोबारा से एक साथ बज गई। लेकिन घड़ियां कितनी है हमारी? 4 घड़ियां हैं और चारों का हमें ये देखना है एक साथ ये कब बजेंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक ऐसी संख्या, देखो यहाँ 12 है, एक ऐसी संख्या जिसका 4 का भाग चला जाए, 6 का भाग चला जाए, ऐसे ही कितने का 8 का और 14 का, तो वो संख्या होगी इनकी एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसे एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 और 14। देखो 8 का तो 4 का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि 8 ऑलरेडी है तो 4 से कट रहा है, तो 6, 8 और 14 का निकाल लीजिए। भाग दे दो 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 7 14। अब देखो आपस में किसी का कोई गुणनखंड कॉमन तो है नहीं, तो गुणा कर लीजिए। देखो 7 या 21 और 21 चौके 84 और 84 दूने कितने हो गए 168। मतलब ये है कि 168 सेकंड बाद, 168 सेकंड बाद ये दोनों घड़ियां पुनः मिल जाएंगी। 168 सेकंड बाद ये घड़ियां पुनः मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब एक साथ घंटियां ये दोबारा से बज जाएंगी। अब 168 सेकंड का मतलब मिनट बना लीजिए, तो 60 का भाग दे दीजिए। 60 का भाग दोगे तो 2 तो मिनट बन जाएंगी और सेकंड कितनी बचेंगी 48 सेकंड बच। ठीक है दोस्तों, अब ये घड़ियां कब स्टार्ट हुई थी 12 बजे एक साथ बजी थी। अब कितने मिनट बाद दोबारा से बज रही है एक साथ 2 मिनट 48 सेकंड, यानी 12:02:48 पर पुनः बज। ये है इसका करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? उसने कहा है कमरे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो वर्गाकार टाइलें कितनी लगेंगी इसमें? मतलब टाइल जो है वो वर्गाकार ही लगनी है। तो सबसे पहले तो मुझे उस टाइल की लंबाई पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो देखिए क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लग जाएंगी? ठीक है, अब देखिए टाइल्स कैसी है, वर्गाकार है, तो उसमें किसी भी मतलब लंबाई और चौड़ाई कैसी होगी? समान। मतलब ये है कि लंबाई की ओर भी बिछाएं और चौड़ाई की ओर भी बिछाएं। अब टाइल्स होगी इस प्रकार की, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई सेम हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जितनी भी टाइल्स बिछेंगी, मान लेते हैं 15 टाइल्स 20 टाइल्स जो भी टाइल्स बिछेंगी, तो वो लंबाई को क्या कर रही होंगी? बराबर बांट रही होंगी। ऐसे ही चौड़ाई को भी। तो मतलब कहने का ये है कि उसकी जो टाइल्स की लंबाई होगी, वो लंबाई में भाग जा रहा होगा उसका, और चौड़ाई में भी भाग जा रहा होगा। मतलब कहने का एक ऐसी लंबाई टाइल्स की होगी जिसका दोनों में यानी लंबाई और चौड़ाई में डिवाइड हो रहा होगा। तो ऐसा क्या होता है मासा, कि मासा का भाग 4 संख्या है तो चारों में चला जाता है, 2 होती है 2 में चला जाता है। मासा ऐसी संख्या होती है। तो सबसे पहले इनका मासा निकाल लीजिए। तो देखो लंबाई कितनी है? लंबाई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी कि 1500 सेंटीमीटर होगी 15 मीटर की, और 17 सेंटीमीटर ये है ही, तो हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर।
ऐसे ही चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है दोस्तों 7 मीटर, 7 मीटर, सॉरी 9 मीटर है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर का हो जाएगा दोस्तों 900 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर है तो 902 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इनका मासा निकाल लीजिए, तो 9 से 2 में पहले भाग दे लीजिए, 9 से 2 को 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। अब कितने का भाग जाएगा, 11 का चला जाएगा, 11 चौके 44 और 11 एकम 11। अब किसी का नहीं जाएगा, 41 का जाएगा, 41 एकम 41। ऐसे ही इसे काट लीजिए किसे 1517 को, तो भाग किसी का जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, 11 का तो जाएगा नहीं, 41 का चला जाएगा, 41 का ही दे दीजिए, 41 दिया, ये हो जाएंगे तुम्हारे 123, तो ठीक है 7 बार चला जाएगा, यानी कि 37 एकम 37। तो कॉमन गुणनखंड कितना है 41, मासा कितना है 41। ये 41 एक ऐसी लंबाई है, इतने 41 सेंटीमीटर एक ऐसी लंबाई है जो इसको भी, लंबाई को भी डिवाइड कर सकती है और चौड़ाई को भी डिवाइड कर सकती है। तो मेरी टाइल्स फिर कितने वर्गाकार की हो जाएगी, तो हो जाएगी मतलब लंबाई हो जाएगी टाइल्स की 41 सेंटीमीटर। 41 से, क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो वर्गाकार हो जाएगी। अब उसने पूछा है कि टाइल्स कितनी होंगी, तो देखो क्योंकि 1517 सेंटीमीटर क्या है लंबाई, और चौड़ाई कितनी है मकान की 902, तो इतना एरिया बनेगा 1517 इंटू 902 वर्ग सेंटीमीटर एरिया बनेगा, किसका, कमरे का। ये पूरे कमरे का एरिया है। और मेरी टाइल्स का एरिया क्या है, टाइल्स का एरिया है 41 सेंटीमीटर लंबी है और 41 सेंटीमीटर ही चौड़ी है। ठीक है, अब मैं आराम से इसको निकाल सकता हूं। चलिए 41 से इसे काट लीजिए, तो 41 से कट जाएगा 37 बार, 41 से इसे काट लीजिए, ये कट जाएगा 22 बार, गुणा कर दीजिए 22 37 गुणा 22, 2 सत्ते 14 की 4, हाथ से 1 2 3 6 और 1 7, ऐसे ही यहाँ 74 यानी कि 4 7 और 4 11 की 814, यानी कि आपकी टाइल्स लगेंगी 814 टाइल्स। ठीक है दोस्तों, ये बात आई होप कि आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इस चैप्टर में से 15 क्वेश्चन कराएंगे। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को इसके क्वेश्चंस ग्रुप पर डाल दूंगा, शाम तक आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, और जल्द ही आपकी जो है एक क्लास होने वाली है जिसमें सब लोग डाउट पूछेंगे। मैं लाइव रहूंगा और आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है। तो मैंने आपको इससे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन के नहीं, करणीयों तथा यानी करणीयों के, और उसके दिए हैं वर्ग के यानी स्क्वायर के। तो आप लोग मेरे से उन क्वेश्चंस को पूछेंगे और इन क्वेश्चंस को भी पूछेंगे। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या फिर आपको अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोग भी देख पाए। जय हिंद, जय भारत। चलिए कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।